आई एम शिशपाल चौहान। मैं शिशपाल चौहान आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सेमेस्टर 3 है, व्हेन यू आर ओल्ड, ये पोएम लेके आया हूं। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय W.B. येट्स और ये W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो लेक्चर में हम इस पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। So, in the beginning, let me tell you something about the poet. Poet के बारे में कुछ जान लेते हैं। William Butler Yeats was born in Dublin in 1865 and died in 1939. W.B. Yeats के नाम से ये जाने जाते हैं। फुल नेम इज विलियम बटलर यीस्ट। इनका जन्म डबलिन में 1865 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत हुआ 1939 में। He was a great Irish poet. एक महान आयरिश पोइट हुए हैं। He is considered one of the great modern poets also। और आधुनिक पोइट्स, जितने भी महान आधुनिक पोइट्स हुए हैं उनमें से इनको एक माना जाता है। He began writing poetry at an early age। कम उम्र में ही इन्होंने अपनी पोइट्री लिखनी शुरू कर दी थी। And he was much influenced by Spenser, Shelley and a few pre-Raphaelite poets also। और जब इन्होंने पोइट्री शुरू की तो इन पे प्रभाव था स्पेंसर का, शैले का और कुछ एक प्री रेफेलाइट पोइट्स का। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923 और 1923 में इनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया। अब मैं आपको प्री रेफेलाइट पोइट्स के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। What was the pre-Raphaelite brotherhood? प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड क्या थी? इसकी कंसेप्शन 1848 में हुई। दिस प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड वाज क्रिएटेड इन 1848 बाय द 3 स्टूडेंट्स। 3 विद्यार्थियों के द्वारा ये क्रिएट की गई थी प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। रॉयल एकेडमी के विद्यार्थी थे। दीज वर डांटे गैब्रियल रोसेटी, एक नाम ये था, बहुत प्रसिद्ध नाम है, फेमस नाम है। एक गिफ्टेड पोएट एंड पेंटर, जो कि गिफ्टेड पोएट और पेंटर थे। विलियम कोलमैन हंट और जॉन एवरेट मिलाइस, ये तीसरा नाम था। दे वर ऑल अंडर 25, सभी 25 वर्ष से कम उम्र के थे। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पोएम आल्सो। पोएम के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। व्हेन यू आर ओल्ड इज W.B. येट्स मेमोरेबल पोएम। W.B. येट्स की ये यादगार पोएम है विच डील्स विद द थीम ऑफ लव, जो थीम ऑफ लव से डील करती है। दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द पोएट इन ए वेरी यूनिक मैनर। और ये जो थीम है बहुत ही यूनिक मैनर में इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है कवि के द्वारा। इट सेड दैट द ग्रेट आयरिश पोएट W.B. येट्स हैड इमेंस लव फॉर मॉड गॉन। कहा जाता है कि W.B. येट्स जो एक महान पोएट हुए हैं, आयरिश पोएट हुए, उनके दिल में मॉडगॉन के प्रति बहुत अत्यधिक प्रेम था, इमेंस लव था। और हु वाज इक्वली एक्टिव इन नेटिव पॉलिटिक्स, और मॉडगॉन नेटिव पॉलिटिक्स में खूब एक्टिव थी। सेवरल टाइम्स द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर हर। कई बार कवि अपना प्यार जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के लिए मॉडगॉन के पास गए, बट ही वाज ऑलवेज मेट विद अ रिजेक्शन। परंतु प्रत्येक बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना। It seems that while writing this poem, the poet keeps in view his beloved Mordgone। ऐसा प्रतीत होता है कि जब कवि इस पोएम को लिख रहे थे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मॉडगॉन का विचार था। Whom he continuously loved and his love indeed met with a failure। और मॉडगॉन से वो लगातार प्यार करते रहे और आखिरकार मॉडगॉन से प्यार में उन्हें फेलियर, असफलता का सामना करना पड़ा था। In the present poem, the poet tries to convince his beloved that he was the only person who loved her from the core of his heart and his love was for her spirit। और वर्तमान कविता में कवि अपनी बिलवेड को, मॉडगॉन को कन्विंस करना चाहते हैं कि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनको दिल की गहराइयों से सदैव प्यार किया, उनसे और उनकी आत्मा से प्यार किया। टेक्स्ट of stanza 1। When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep। Let's have the explanation. In the above lines, the poet addresses his
beloved that he should take down this book and read it slowly when she grows old. इन पंक्तियों में, इन लाइंस में कवि अपनी बिलवड को एड्रेस करते हैं, सीधे उनसे बात कर रहे हैं, सीधे उनसे अपने इमेजिनेशन में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिस बुक, जैसे इशारा करके कह रहे हो कि टेक डाउन दिस बुक, इस बुक को उतारिए, इस बुक को लीजिए एंड रीड इट स्लोली, और इसे धीरे धीरे पढ़िए। व्हेन शी ग्रोस ओल्ड, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, इस पुस्तक को शेल्फ में से उतार के पढ़िए। हर हेयर बिकम्स ग्रे एंड शी सिट्स बाय द फायर फीलिंग स्लीपी एंड नॉडिंग ऑन सम विंटर इवनिंग। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। In the above lines, the poet addresses his beloved that she should take down this book and read it slowly. When she grows old, her hair becomes grey and she sits by the fire feeling sleepy and nodding on some winter eve. कवि अपनी beloved को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं अपनी कल्पना में, और वो कहना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं अपनी प्रेमिका को कि जब वो बूढ़ी हो जाएंगी और उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और वो किसी विंटर इवनिंग को, सर्दियों की शाम को आग के पास सेक रही होंगी और उन्हें थोड़ी बहुत नींद भी आ रही होगी और उनका सिर नींद में झुक रहा होगा, नीचे हिल रहा होगा, तब उनको वह पुस्तक पढ़नी चाहिए। यहाँ पे कभी इशारा करके जैसे कह रहे हो दिस बुक, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया है, दिस, ये पुस्तक आप पढ़े। उनको सुझाव देते हैं मॉडगन को कि उस वक्त आप इस पुस्तक को पढ़िए। और द पोएट यूजेस द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस फॉर द बुक, बुक के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कवि ने यूज किया है। It means the poet wants to indicate to her to read the particular book in which the present poem would also be included. इसका अभिप्राय ये है, इसका मीनिंग ये है कि कवि इंडिकेट करते हैं, अपनी प्रेमिका की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इस विशेष बुक को, फलां बुक को उतारिए और इसको पढ़िए। और ऐसा लगता है जैसे इस पुस्तक में ये जो वर्तमान पोएम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये उसमें शामिल थी। He further suggests to his beloved that after going through the pages of the book of poems, she should recollect, as if in a dream, that her eyes once had the soft look and her eyes were deep and shadowy. और फिर और आगे कहते हैं कि सुजेस्ट करते हैं उनको, अपनी बिलवड को, कि इस पुस्तक के पन्नों को गो थ्रू करके, गुजर के, शी शुड रिकलेक्ट, उन्हें याद करना चाहिए। रिकलेक्ट करना, रिमेम्बर करना, याद करना, जैसे कि कोई सपने में याद करता है कि उनकी आंखें कभी कितनी सुंदर हुआ करती थी, इनकी जो नजर है कितनी सॉफ्ट हुआ करती थी, कितनी प्यार भरी हुआ करती थी, और उनकी आंखों में कितनी गहराई थी और उनकी पलकें कितनी शैडोवी थी, छायादार थी। It means that she had very beautiful eyes. इसका अभिप्राय ये हुआ कि कवि की मॉडगन की आंखें बहुत ही सुंदर थी। The use of the word nodding shows the aging effect on her. Nodding का मीनिंग यहाँ पे एजिंग इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि प्रेमिका को बुढ़ापे में दिखा रहे हो, और दूसरा मीनिंग ये हो सकता है that she was feeling sleepy, therefore her head was nodding down. It also creates beautiful imagery, और बहुत ही सुंदर इमेजरी बनती है यहाँ पे। जैसे कोई आग के आगे अंगीठी, जैसे पुराने जमाने में अंगीठी इस तरह की होती थी, जैसे ये इस तरह यहाँ कहीं आग जल रही होती है और मॉडगन कहीं यहाँ बैठी हो और ऊँग रही हो वो, तो इस तरह से एक इमेजरी बनती है। स्टैंजा 2 लेके चलते हैं। How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. How many loved your moments of glad grace? कभी क्वेश्चन करते हैं कि कितने लोग ऐसे रहे होंगे, कितने नौजवान व्यक्ति ऐसे रहे होंगे जिन्होंने तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा जो प्रसन्न रूप है, हैप्पी मूड है, उसको प्यार किया होगा। And loved your beauty with love false or true, तुम्हारी सुंदरता से प्यार किया होगा, भले ही वो लव फाल्स हो या सच्चा हो, झूठा हो या सच्चा प्यार हो। But one man loved the pilgrim soul in you, परंतु उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो तुम्हारी पिलग्रिम सोल से प्यार करता था, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था।
आत्मा जो एक तीर्थ यात्री के समान होती है, जो सफर पे निकली हुई है, जैसे ईश्वर ने स्वर्ग से भेजी हो धरती पे। जैसे कहा जाता है कि आत्मा को पता नहीं कितने जन्मों में से होके गुजरना पड़ता है, तब कहीं मुक्ति मिलती है और वो फिर फाइनल अबोर्ड में जहाँ से आई थी ईश्वर के चरणों में चली जाती है। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, इस वजह से सोल को पिलग्रिम कहा है। एक यात्री के रूप में आत्मा होती है जो इस धरती पे अनेकों जन्म लेती है और फिर अपना सफर पूरा करके वापस अपने पिलग्रिमेज स्वर्ग में चली जाती है। एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, कवि अपने आप को कह रहे हैं कि अपनी प्रेमिका के वो सॉरोज से भी उतना ही प्यार करते थे जितना वो उनके खुशी वाले पलों से प्यार करते थे, उनके खुश चेहरे से प्यार करते थे। और उनके चेहरों पे जो उदासी, जो चेंजेस आती थी, सुख और दुख की, गमी की, खुशी की, उसको वो बिल्कुल बारीकी से नोट किया करते थे। उससे भी हर पल वो अपनी प्रेमिका का ध्यान रखते थे। Explanation of the stanza. In the first stanza, the poet suggests to her to analyze how many of young men loved her truly or falsely. इस स्टेंजा में कवि अपनी प्रेमिका को सुझाव देते हैं कि वो एनालाइज करें कि नौजवानी के दिनों में कि कितने लोग उनसे सच्चा प्यार करते थे या झूठा प्यार करते थे। After deep consideration, she would reach the conclusion that all of them had physical love in their hearts for her. और आखिरकार वो एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचेंगी, गहरी सोच विचार के बाद एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचेंगी, उन सभी नौजवान व्यक्तियों का प्यार फिजिकल था और वो झूठा था। स्टिल देयर वाज वन हु लव्ड हर पिलग्रिम सोल, परंतु उन व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति भी था, कवि खुद को कहते कि जो उनकी आत्मा से प्यार करता था, उनकी यात्री यात्रा से, उनकी पिलग्रिम सोल से प्यार करता था। The poet also claims that he was always sensitive to changes that went on her face from time to time. कवि ये भी यहाँ दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि वो अपनी प्रेमिका के चेहरे पे जो वक्त बेवक्त वक्त के साथ साथ कुछ बदलाव आते थे, कभी उनका मूड खुश होता, कभी उनका मूड उदास होता, तो उसको भी वो बारीकी से अनुभव करते थे, उसके प्रति भी वो उतने ही संवेदनशील थे। इट शोज द पोएट्स डीप डिवोशन टू हर एंड इट्स ए टेस्टिमनी टू हिज ट्रू लव फॉर हर। और इससे क्या प्रकट होता है कि कवि के दिल में अपनी प्रेमिका के प्रति गहरा प्यार था, और ये बात कि वो कितने संजीदा थे अपनी पत्नी के चेहरे के प्रति, किस तरह से उनके चेहरे पे उदासी भरे लम्हे भी आते हैं, खुशी भरे लम्हे भी आते हैं, एक एक बात को संवेदना के साथ महसूस करते थे। इससे प्रकट होता है कि उनका ये एक सबूत है इस बात का कि उनके दिल में अपनी प्रेमिका के प्रति बहुत गहरा प्यार था। He knew her face showed the marks of sadness and sorrow. कवि को पता है कि कब उनके चेहरे पे उदासी आती थी और कब उनके चेहरे पे खुशी आती थी। Only the poet was able to read and understand even the minutest changes on her face. सिर्फ कवि ही इन बातों को अनुभव कर सकते थे कि कब उनके चेहरे पे उदासी भरा एक्सप्रेशन है या खुशी का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से कवि बहुत ही बारीकी से अपनी प्रेमिका के चेहरे को पढ़ते थे। The poet has called the soul as a pilgrim. कवि ने आत्मा को एक तीर्थ यात्री कहा है, a pilgrim कहा है। It means that the poet also believes in life after death, like Robert Browning, a great Victorian poet. इसका मीनिंग ये हुआ कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह, जो कि एक विक्टोरियन पोइट हुए, एक महान विक्टोरियन पोइट हुए, उनकी तरह कवि भी लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती तो इस धरती पे दूसरा कोई जन्म ले लेती। According to the Oriental philosophy, the human soul is immortal and leaves the body after death to take new birth. ओरिएंटल फिलॉसफी के अनुसार, जो एशियन कंट्रीज की फिलॉसफी है, विशेष तौर पे इंडिया, यहाँ यह माना जाता है कि मानवीय आत्मा इमॉर्टल है, अमर है, और शरीर को छोड़ने के पश्चात मीन्स शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश कर लेती है, कोई और जन्म ले लेती है। Thus human soul travels like a pilgrim to reach the final abode heaven, the pilgrimage. इस तरह से आत्मा एक तीर्थ यात्री की तरह अपनी
यात्रा पे निकली हुई है और धरती पे अनेकों जन्म लेने के पश्चात मुक्ति पाती है और अंततः वो अपने फाइनल अबोर्ड, जो उसका अपना असली घर है स्वर्ग, वहां पहुंच जाती है। और इसे पिलग्रिमेज हेवन को ही कहा गया है। दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे टू अस बाय यूजिंग द फ्रेज पिलग्रिम सोल। और पिलग्रिम सोल कहने का तात्पर्य, कवि का मीनिंग यही है कि किस तरह से आत्मा हमारी एक तीर्थ यात्री के समान होती है। स्टैंजा 3। And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. And bending down beside the glowing bars, ऐसा लगता है जैसे अंगीठी में बार्स हैं, सलाखें हैं जो लाल हो चुकी हैं, जल रही हैं, तो उनकी तरफ झुकते हुए जैसे सेक रही हो। Beside means करीब, नजदीक, ग्लोविंग चमकती हुई जो बार्स हैं, सलाखें, मरमर बुड़बुड़ाना जैसे शिकायत कर रही हूँ। A lad little sadly, थोड़ा उदासी भरी शिकायत है उनकी। How love fled, कि किस तरह से प्यार जमीन छोड़ के, धरती छोड़ के आसमान में भाग गया है। And paced upon the mountains overhead, और पहाड़ों से भी ऊपर आसमान में सितारों के बीच छुप गया है। And hid his face amid a crowd of stars, और सितारों की भीड़ में अपने चेहरे को प्यार ने छुपा लिया है। Let me explain this stanza. In this stanza also the poet again imagines his beloved as an old woman who is sitting beside the fire. इस स्टैंजा में भी कवि अपनी beloved को एक वृद्ध महिला की तरह जलती हुई आग के पास बैठा हुआ देख रहे हैं। Now she is bending down the glowing bars. अब वो फायर, जो आग है, अंगीठी है, उसके जलती हुई सलाखों की तरफ वो अपने मुंह को थोड़ा झुका रखा है उन्होंने। एंड मर्मरिंग ए फ्यू वर्ड्स ऑफ रिग्रेट, जैसे अफसोस के कुछ शब्द वो बुड़बुड़ा रही हैं कि किस तरह से सच्चा प्यार इस संसार को छोड़ के आसमान में कहीं दूर चला गया है। The poet uses personification here to bring out the meaning that true love is a rare phenomenon on this earth. कि सच्चा प्यार इस धरती पे, इस संसार में दुर्लभ हो चुका है, एक रेयर फिनोमिनन हो चुका है। यह मीनिंग निकालने के लिए कवि पर्सनिफिकेशन का यूज करते हैं। He says that it has left the earthly surroundings and fled by pacing upon the mountains. प्यार को उन्होंने पर्सनिफाई किया, जैसे कोई पक्षी उड़ के आसमान में गायब हो जाता है, सितारों के बीच अपने आप को छुपा लेता है। इस तरह से सच्चे प्यार को कवि यहाँ दिखा रहे हैं। It has hidden his face amid the crowd of stars. झिलमिलाते हुए सितारों के बीच में सच्चे प्यार ने अपने आप को छुपा लिया। One cannot pick up a star and bring it down on the earth. ये तो बात सच है कि कोई भी व्यक्ति सितारे को तोड़ के धरती पे वापस नहीं ला सकता। इसका मतलब प्यार भी सितारे की तरह आसमान में टिमटिमा रहा है और उसने सितारों में अपने आप को छुपा लिया है, क्योंकि सितारे जब अनेक होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो पहचान में नहीं आते। तो प्यार को धरती पे ढूंढना एक सितारे को तोड़ के लाने के बराबर है, जो कि असंभव कार्य है। It has become impossible. धरती पे प्यार को ढूंढना, पाना असंभव सा हो गया। The use of the word murmur shows regret. ये जो murmur word use किया गया है, ये अफसोस को शो कर रहा है। Here it may also be concluded that by presenting the picture of love disappearing from the earth, the poet means to make his beloved realize that his love for her is true. और इस तरह से ये तस्वीर, ये इमेजरी पेश करके कि किस तरह से प्यार धरती से गायब हो गया है, कवि ये कहना चाहते हैं अपनी प्रेमिका को। हालांकि सच्चा प्यार इस धरती पे नहीं रहा, तो यहाँ ये कंक्लूड किया जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि उनकी बिलवेड उन नौजवान व्यक्तियों के प्यार के बारे में सोच रही होंगी कि किस तरह से सभी प्रेमी जो उनके नौजवानी के वक्त में उनके चारों तरफ घूमते रहते थे, अपना प्यार प्रकट करते थे, और बुढ़ापे में एक भी व्यक्ति अपना प्यार प्रकट करने के लिए उनके पास नहीं आता, तब वो रिग्रेट महसूस करती हैं कि किस तरह से इस संसार से सच्चा प्यार गायब हो गया है। तो कवि अपने प्यार को यहाँ दर्शाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति है धरती पे जिसके दिल में अभी भी उनके प्रति सच्चा प्यार है।
So dear students, thanks for watching my video lecture, and keep watching, liking and sharing my videos with your friends